चांदी की चौकी, गेरू का स्वस्तिक, स्वागत की तैयारी है बड़ी विशेष। होने वाला है नई नवेली दुल्हन का ससुराल में गृह प्रवेश। उपन्यास के इस भाग में सुनिए पाखी को कैसा लगता है पिया का देश। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 61वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी अपना पहला कदम दिल्ली वाली प्रताप कोठी में रखती है, मगर उसके सास ससुर उसे दुत्कार कर बाहर निकाल देते हैं और सूरज यह अपमान झेल नहीं पाता। पाखी को कभी सुखी न रहने की बदुआ देती हुई आनंदिता उसे रुपए लेकर अपने बेटे की जिंदगी से जाने के लिए कहती है और सूरज के डैडी महेंद्र प्रताप सूरज को दिल्ली की जायदाद से बेदखल करने का फैसला सुनाते हैं। अब आगे। पाखी ने रोते रोते सूरज से कहा, मुझे देहरादून वापस छोड़ दो और चली जाओ अपनी दुनिया में वापस। मैं तुम्हारी सर्वनाश का कारण नहीं बनना चाहती। सूरज ने उसे अपने बाजुओं में समेटते हुए कहा, पागल लड़की, क्या बकवास कर रही हो? शादी की है मैंने तुमसे, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुम्हारा दिमाग क्या कभी कभी घास चरने चला जाता है मेरी चिड़िया? उसने पाखी के सर पर हल्की चपत लगाकर पूछा, अच्छा बताओ, तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? पाखी भीगे कंठ से बोली, नहीं, कभी नहीं। सूरज ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, तो मेरी जान, अपनी ये खूबसूरत बाहें मेरे गले में डालो और मसूरी में हनीमून मनाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ प्यार होगा, इश्क होगा, मोहब्बत होगी और होगा तुम्हारा ये सूरज। आसमान का सूरज तो एक बार डूब जाता है, मगर तुम्हारा ये सूरज कभी नहीं डूबेगा। सूरज गुनगुनाने लगा, फिर न कहना जो कहा है ओ सनम, तुमको अपनी जान की है दी कसम। हो प्यार की मंजिल सदाएं दे रही, खूबसूरती सफर हमारा है। पाखी का सारा दर्द जाता रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो तुम। सूरज ने उसकी पीठ पर बाहें फैलाते हुए कहा, अब क्या करें मलिकाए आला, आपकी खिदमत में रोमांटिक तो होना ही पड़ता है। वह उसके सीने से लगकर न जाने कब तक सोती रही, उसे पता ही नहीं चला। सूरज उसके बिखरे जुल्फों को अपनी उंगलियों से संवारता रहा। उसे हमेशा के लिए आज अपनी मंजिल जो मिल गई थी, जो उसकी बाहों में बेसुध सोई हुई किसी नन्ही गुड़िया सी लग रही थी। उसने पाखी के माथे पर प्यार किया। कुछ घंटे बाद पाखी की नींद खुली। उसका दूल्हा उसे निहार रहा था। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। सूरज ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा मायका कुछ 1 आध घंटे में आने ही वाला है, कहो तो छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे प्यारे भैया के पास, फिर रहना मेरे बिना खुशी से। पाखी ने उसे घूर कर देखा, ऐसे कहोगे तो तुम्हें काट खाऊंगी। सूरज ने उसके गालों पर अपने होठों से हल्का सा काटते हुए कहा, ऐसे? पाखी की हालत खराब हो गई। सूरज का ऐसा करना उसके जिस्म में सिहरन पैदा करने लगा था। सूरज ने उसके दूसरे गाल पर चूमते हुए कहा, क्यों, काटोगी नहीं मुझे? पाखी ने शर्म से आंखें नीची कर ली और सूरज की बाहों में समा गई। ऐसे मत सताओ ना मुझे, उसने धीरे से कहा। सूरज उसे अपने से अलग करते हुए बोला,
सताऊंगा और सताऊंगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। अभी तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर कुछ खाने को न मिला तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। उसने सामने का पर्दा हटाया और ड्राइवर को किसी ढाबे या रेस्टोरेंट के पास रुकने के लिए कहा। मसूरी की प्रताप कोठी में जब उनकी कार प्रविष्ट हुई तो उन दोनों के स्वागत की तैयारियां पूरे जोर शोर से की गई थी। मंगलू उनके स्वागत में फूलों के हार लिए खड़ा था। शोफर ने जल्दी से उतरकर पाखी की साइड का दरवाज़ा खोला। सूरज अपनी साइड से उतरकर पाखी के नज़दीक आया। शिबू माली अपने 2 बच्चों के साथ रघु के बगल में खड़े थे। शंकर काका हाथ में मंगल कलश लिए राधा काकी के बगल में खड़े थे, जो अपने हाथों में आरती का थाल लिए उन दोनों का रास्ता देख रही थी। प्रभात भी अपनी भाभी के लिए बुके लिए खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। कोठी में काम करने वाली कैलासिया राधा काकी के पास खड़ी रोली और चावल के चोपड़े में जल के छींटे दे रही थी। सबकी निगाहें दुल्हन पर ही जमी थी। सुर्ख लाल जोड़ी में जब पाखी कार से उतरी तो सबने उन पर फूल बरसाए। मंगलू ने जल्दी से सूरज के गले में गुलाबों की माला पहनाई। राम भली करे छोटे मालिक, वेलकम। बैल तो तुम हो, वो वेलकम होता है। सूरज ने हंसी की तो पाखी मुस्कुराई। इससे पहले कि मंगलू अपनी छोटी मलकिन के गले में माला डालने की बेवकूफ़ी करता, सूरज ने उससे माला ले खुद ही दुल्हन के गले में डाल दी। सब खुश होकर ताली बजाने लगे। बच्चे तो यह दृश्य देखकर खुशी से लोटपोट होने लगे और मंगलू को जीभ चिढ़ाने लगे। सूरज ने अपनी कोट की जेब से नोटों की गड्डी निकाली और पाखी के ऊपर से वार कर शंकर काका को थमाई। ये सब में बांट दीजिएगा, उसने कहा। राधा काकी तब तक पाखी को लेकर बंगले के भीतरी द्वार तक पहुंच गई थी, जो फूल, पत्तों और लीची बल्बों से सजाया गया था। केले के 2 बड़े पेड़ बंगले को किसी विवाह मंडप सा लुक दे रहे थे। एपन की कलाकृतियाँ दहलीज पर बनी हुई थी और चौखट के दोनों ओर स्वस्तिक और कई शुभ चिन्ह बनाती मांगलिक कार्य के होने की सूचना दे रही थी। लक्ष्मी नारायण के पैर भी भीतर की तरफ जाते स्पष्ट दिख पड़ते थे। इत्र और पुष्पों के मिली जुली सुगंध से पूरा वातावरण सुवासित हो रहा था। राधा काकी कैलासिया के साथ मिलकर गढ़वाली भाषा में कोई लोकगीत गाने लगी। चांदी की चौकियों पर दूल्हा दुल्हन को खड़ा कर उन्होंने बारी बारी से दोनों के मस्तक पर रोली और चावल का तिलक किया। फिर हरी धूप से छींटा दे उनकी कलाइयों में मोली बांध दी। आरती का थाल लिए अब वो पाखी और सूरज की आरती उतारने लगी तो मंगलू भागकर मंदिर से घंटी उठा लाया और अब उसे हिल हिल कर बजा रहा था। शंकर काका ने उसे झिड़का, अरे पूजा नहीं हो रही उल्लू। सब हंसने लगे। पाखी को यह सब किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। राधा काकी ने मंगल कलश को द्वार की दहलीज पर रखा। बहू, अब इस कलसी को अपने शुभ पक्ष से गिराए कर द्वार के भीतर आ जाओ बबुआ के संग। सूरज ने उसका हाथ थामा और पाखी ने अपने दाहिने पांव से चावल से भरे कलश को गिराकर सूरज के साथ कोठी में प्रवेश किया। प्रभात ने पहले से ही उनके स्वागत की तैयारी की थी और उन दोनों के अंदर आते ही तेज संगीत बजने लगा और बहुत सारे गुब्बारे फूटने लगे। गाना बजने लगा। वाओ, गुड चॉइस प्रभात, आई एम इम्प्रेस्ड। सूरज ने तारीफ की। मेरे देवर जो हैं, पाखी ने जोड़ा। आप दोनों का प्यार वाकई बेमिसाल है, इसलिए आप लोगों के स्वागत के लिए कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए था, प्रभात ने उनसे अलविदा लेते हुए कहा। वो दोनों कोठी की गोल बैठक में आकर बैठ गए थे, जहां 2 मध्यम आकार के दीवान दीवार के दोनों तरफ लगे हुए थे और उन पर कई मखमली कुशन और मसनद उन्हें शाही लुक दे रहे थे। उनसे थोड़ी दूर एक बड़ा सा सोफा सेट लगा हुआ था और उसके सामने एक पारदर्शी आयताकार मेज रखी हुई थी।
जिस पर कांच के एक पॉट में बॉम्बू का छोटा सा डिजाइन बना हुआ था। 2 बड़े फ्लावर वास सोफे के दोनों ओर करीने से सजाए गए थे, जिनमें बगीचे के ताजा फूल लगाए गए थे। ट्यूलिप और बेला की सुगंध से पूरी कोठी महक रही थी। एक बड़े से एक्वेरियम में नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। सूरज पाखी को दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। ये मेरे दादाजी हैं और ठीक उनके बगल में दादी माँ। पाखी ने गौर किया। दादी माँ किसी आदिवासी महिला की वेशभूषा में नाक में नथ पहने और कानों में बड़े बड़े फूलों के गहने पहनी हुई थी। उसने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा, ये तो बिल्कुल गांव की गोरी लगती हैं। सूरज बोला, और नहीं तो क्या, मेरे दादाजी ऐसे ही थोड़ी रेझे थे उन पर। कब हुआ इनका देहांत? पाखी ने सवाल किया। जब मैं दिल्ली से मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देकर लौटा तब दादी माँ बहुत बीमार थी। दादाजी ने उनकी खूब सेवा की मगर उन्हें बचाया न जा सका। उन्हें हार्ट अटैक आया था। फिर दादाजी भी एक रात ऐसे सोए कि उनकी नींद ही नहीं खुली। यही नीचे घाटी में तो हुआ था उनका अंतिम संस्कार। पाखी के मुंह से ठंडी सांस निकली। वो कितनी तकलीफ हुई होगी ना दादाजी को। उनका दर्द हम चाहें भी तो समझ नहीं सकते, उसने कहा। सूरज बोला, जानती हो मेरे दादाजी ने दादी माँ से लव मैरिज की थी और जब नीरज भैया ने भी वही किया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इस परंपरा को तोड़ूं। पाखी बोली, अच्छा तो इसलिए मुझ पर ये मेहरबानी की सूरज प्रताप सिंह ने? नहीं, इसलिए नहीं। जब मैंने तुम्हें प्रीतम की शादी में पहली बार देखा ना तो बस देखता ही रह गया। मुझे सच मानो उस वक्त सिर्फ दादी माँ का ख्याल आया। अगर वो तुम्हें देखती ना तो एक पल में पसंद कर लेती। और फिर तुम्हारी एक एक बात मुझे दादी माँ की याद दिलाती है। तुम्हारी और उनकी हंसी में जरा सा भी अंतर नहीं है। सूरज ने पाखी के गालों को खींचते हुए कहा। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ जो इस जन्म में प्रशांत भैया की बहन बनकर देहरादून में पैदा हुई? उसने सूरज का मजाक बनाया। सूरज उसके गाल खींचकर बोला, पागल लड़की, ऐसी बातें क्यों करती हो कि मेरा दिल अपनी जगह से उछलकर बाहर ही आ जाए। उसने अपने गाल को उसके होठों के नजदीक ले जाकर कहा, कम ऑन स्वीटहार्ट, आई एम वेटिंग। पाखी ने अपने होठ उसके गाल के पास ले जाकर जल्दी से उसे काट लिया। सूरज आह करता हुआ उससे दूर हटा और अपने गाल से हिलाने लगा। क्यों, क्या हुआ? पाखी ने मासूमियत से पूछा। बदला, कोई बात नहीं, रिटर्न गिफ्ट रखना सूरज का मिजाज नहीं, उसने कहा और उसे अंदर के कमरे में ले जाते हुए कहा, ये मेहमान के लिए है, अभी यहीं आराम करो और फिर मिलेगा तुम्हें एक बिग सरप्राइज। तभी मंगलू और राधा काकी कमरे में आई। मंगलू ने पाखी का सामान लिया हुआ था जिसे उसने वहीं रख दिया और बाहर चला गया। राधा काकी पाखी और सूरज से बोली, इस खानदान का एक रिवाज है बबुआ, तुम दोनों मानो तो हम कहें। काकी की बात सुनकर सूरज ने झट से कहा, मानेगी, जरूर मानेगी काकी, और नहीं मानेगी तो हम मनवाएंगे, उसने फिल्मी अंदाज में कहा। जी काकी माँ, आप कहिए, पाखी ने कहा। काकी ने उससे माँ का संबोधन सुना तो उनका दिल भर आया। अरे ओ मंगलू के बापू, जरा इधर तो आओ। शंकर काका उनकी पुकार पर दौड़े चली आई। पाखी आश्चर्य से सबको देख रही थी मगर सूरज मुस्कुरा रहा था। मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? पाखी ने डर कर पूछा। बहुत बड़ी बात की है तुमने, सूरज ने उसे डराया। काकी ने सूरज को फटकारते हुए कहा, बेकार में ही हमारी बिटिया को परेशान करत हो बबुआ, ये हम नहीं चलने देंगे। मगर हुआ क्या है? शंकर काका ने आकर पूछा। राधा काकी ने पाखी से कहा,
एक बार वही कह दो ना बिटिया। क्या काकी माँ? पाखी ने फिर से मासूमियत से पूछा। सूरज हंसने लगा। तुम्हारी बिटिया बुद्धू है काकी। सुना मंगलू के बापू, बिटिया ने मुझे माँ कहा। कहते हुए राधा काकी ने अपनी आंखों के दोनों कोर पोंछे और पाखी को अपनी छाती से लगा लिया। जुग जुग जियो बिटिया, सदा सुहागन रहो, दुख का साया भी तुम्हारे पास न फटके। बस बस काकी, सारे आशीर्वाद एक ही दिन में ले डालोगी क्या? सूरज ने उन्हें रोकते हुए कहा। शंकर काका ने राधा काकी से पूछा, इन दोनों को रिवाज तो बता दिया ना मंगलू की दाई? वही तो बताने आए रहे मंगलू के बापू, पर इन दोनों की बातों में गोल गोल घूम गए, काकी ने कहा। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, शंकर काका ने कहा। सुनो बाबा, आज काल रात्रि है। काल रात्रि? दोनों चौंके। नई रीतियां और परंपराएं देख पाखी के मन में कौतूहल जगा है और सूरज को भी इन्हें निभाने में बड़ा आनंद आ रहा है। पर काल रात्रि, ये कैसा रिवाज है जिसे सुन दोनों चौंक पड़े हैं? अब अगले भाग में ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तब तक इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।